हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का फिर से स्वागत है इंडिया छोटे में। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, हम क्लास 12th बोर्ड 2025-26 जो नेक्स्ट ईयर आपका आने वाला है, ठीक है, बोर्ड प्लस CUET 2026 की क्या करें तैयारी अभी से कर रहे हैं अप्रैल मंथ में। आप अभी अभी क्लास 12th में आए हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी जो आपका शेड्यूल है क्लासेस का, जो कि आपके हफ्ते में 3 दिन होने वाली है, कैसे कैसे क्लासेस रहेगी, क्या क्या चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और कैसे आप सारी की सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज, ठीक है, नोट्स, PYQs कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए वीडियोस मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो आई बटन पे आ रहा होगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए। ये हमने क्या करा था, इससे पिछली वाली वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करा था, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, मतलब क्लास 12th की मैथमेटिक्स का ये पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपकी NCERT का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। ये इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया मैट्रिक्स का, तो जाके नहीं देखा है जाके देखिएगा, डिटेल चीज़ें बताइए उसमें। उससे बोर्ड में तो उतना कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने 40 मिनट में आपको मैट्रिक्स ही समझाने की कोशिश करी है, लेकिन CUET में कुछ माइनर से माइनर क्वेश्चन क्या करते हैं, उन टॉपिक से बन जाते हैं, तो उसको जाके जरूर देखिए। ऐसा ऑफलाइन में अभी पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी, ठीक है, क्लास 12th और CUET की तैयारी में ऑफलाइन में भी करा रहा हूँ, ठीक है, कि जो बच्चा अभी अभी क्लास 12th से आया है, ठीक है, और वो एज ए मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उसको बोर्ड प्लस CUET का सिलेबस अगर मैं एक साथ करा रहा हूँ तो उसको समझने में दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, बोर्ड का सिलेबस यहाँ पे है और सेम चीज़, सेम चैप्टर का ही सिलेबस CUET के लिए यहाँ हो जाता है, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ानी पड़ती हैं जो आपकी NCERT बुक में नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है उससे रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन नहीं है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए, तो समझने में दिक्कत होती है। तो एक सॉल्यूशन मैं आपके लिए ये लेके आया कि देखो बेटा, पहले क्या करते हैं, हम क्लास 12 के सब जो सिलेबस है उससे फेमिलियर हो जाते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डिलीटेड सिलेबस है CBSE द्वारा, ठीक है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार वो हमारा अगस्त और क्या नाम है आपका सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको मतलब आदत पड़ जाएगी कि मैट्रिक्स चैप्टर क्या है, डिटरमिनेंट क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। तो उनमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे को एक्स्ट्रा आपको बतानी होगी, वो देन मैं आपको बता दूंगा, तो आपको चीज़ें समझ में भी आएगी और आपको फेमिलियर भी लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं और दिमाग के ऊपर से जा रहा है, नहीं, फिर आपके दिमाग में घुसेगा, हाँ, क्योंकि आपने इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा समझाऊंगा तो आपको उस समय समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ लेते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। और मैंने आपको मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें में ज़्यादा कुछ अभी बताया नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में बताया फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और वो फर्स्ट पार्ट था तो इसलिए बहुत स्लो था, अब थोड़ा हम स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए समझिए, मैंने पिछली क्लास का मैं आपको रिकैप करा दूँ। सबसे पहले हमने क्या बनाया, हमने एक मैट्रिक्स बनाना सीखा, ठीक है, जिसको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से शो करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा ये कहे कि भैया रेक्टेंगुलर में लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होते, यानी ऐसा कोई मैट्रिक्स होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर ऐसा भी है कि लेंथ और ब्रेथ सेम है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा भी होता है, उसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कंसिडर करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि भैया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ऑल ओवर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके पास कुछ रो होती है, ठीक है, रो 2, रो 3, डॉट 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 डॉट, रो n तक हो सकती है, m नाम देते हैं। उसी तरीके से कॉलम 1, कॉलम 2, डॉट 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 डॉट, आपके कॉलम n तक हो सकते हैं। तो हर एक, जैसे कि रो 1 और कॉलम 1, यानी यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, रो 2 कॉलम 2 तो दूसरा एलिमेंट होगा। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, कि भाई मान लीजिए रो 1 और कॉलम 1 का एक एलिमेंट है तो उसको A11 कहेंगे, जो रो 1 और कॉलम 2 का एलिमेंट है तो उसको A12 कहेंगे, एंड डॉट 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 सो ऑन। रो 1 और कॉलम n का है तो 1n उसको कहेंगे, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है कि पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम रो लिखते हैं, फिर हम कॉलम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं आपके लिए रो, ठीक है, और दूसरे पे हम नंबर लिखते हैं आपको कॉलम। तो पहले हमें रो लिखना होता है, फिर कॉलम लिखना होता है, और इसी को ऐसा मैथमेटिकली बाकी सारी चीज़ें जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि A21, A22 एंड डॉट 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 A2n, और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो AN1, AN2 एंड डॉट 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 A आपका सॉरी M है ये, ठीक है, तो MN। चलिए, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या है। बेसिकली कुछ नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसा रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल a इंटू में i एंड इंटू में j। ये क्या है, i का मतलब यहाँ पे रो है,
ठीक है। एंड जे का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका कॉलम है। तो पहले रो लिखी जाती है, बाद में कॉलम। ये कभी उल्टा नहीं होता, किसी भी मैट्रिक्स में आप लिख रहे हैं इसको कभी उल्टा नहीं करा जाता, पहले रो दूसरे में कॉलम, पहले रो दूसरे में कॉलम, पहले में रो दूसरे में कॉलम। ये हमेशा दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। कोई इसमें इस वाली जो ये वाला एलिमेंट है इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते कि A21 और A12 दोनों सेम होंगे। देखिए A21 ये वाला एलिमेंट है और एक A12 ये वाला एलिमेंट है, और ये कभी एक पोजीशन पे नहीं आ सकते, तो कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा, मैट्रिक्स के एंड में हम यहाँ पे लिखते हैं रो इंटू कॉलम, यानी M इंटू, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि रो इंटू में कॉलम, रो इंटू में हम कॉलम यहाँ पे लिखते हैं, यानी M इंटू में N। M क्या है, मेरी रो, N क्या है, कॉलम। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो ये सारी चीज़ मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दी है, ठीक है। तो मैं आपको अब आगे सारी चीज़ें समझाता हूँ कि चलते हैं बेटा टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। सबसे पहला सबसे बेसिक टाइप होता है, जो पहला अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि भाई आपको नाम सुन के पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ रो से तो रिलेटेड है। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम कितनी सारी भी हो सकती है, ठीक है। तो रो 1 है और कॉलम कितनी भी हो तो उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ, ठीक है। देखिए एक मैंने मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, इसमें मैंने रो 1 डाली। चलिए मैं आपको दोनों समझाता हूँ, रो 1 एंड रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, डॉट 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 डॉट, कॉलम सो ऑन। बेसिकली हम कॉलम 3 तक आपको समझाते हैं, ठीक है, कॉलम 4 तक, ठीक है। मैंने एलिमेंट डाले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो 2 क्रॉस 3। इसमें अगर मैं ये चेक करूँ 2 क्रॉस 3 में कि भैया ये क्या है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। एंड ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये समझ में आया कि बेटा इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। और मैंने क्या बोला कि एक रो मैट्रिक्स होने के लिए दे हैव ओनली 1 रो, दे हैव ओनली 1 रोज, ठीक है, रो होनी चाहिए, एक से ज्यादा रो क्या नाम है नहीं हो सकती। दूसरा, ठीक है, एंड कॉलम, कॉलम मे बी 1 और मोर देन 1, ठीक है। तो कॉलम क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉलम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, यानी एक रो होनी चाहिए। तो ये क्या एक रो मैट्रिक्स है, नहीं। तो बच्चा लोग एक रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स कैसा दिखता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास रो 1 है, कॉलम 1 हो, कॉलम 2 हो, कॉलम 3 हो, कॉलम 4 हो, कुछ भी हो। अगर रो 1 और कॉलम 1 है तो भी रो मैट्रिक्स है, रो 1 और 2 कॉलम है तो भी रो मैट्रिक्स है, एक रो 3 कॉलम है तो भी रो मैट्रिक्स है, और एक रो 4 कॉलम है तो भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, और एक रो n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो भी वो रो मैट्रिक्स ही रहेगा। बस यहाँ से रो 1 के बदले रो 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट डालो तो मैं 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर लिखना चाहूँगा तो 1 क्रॉस आपका मेरा 4 का आएगा, ठीक है। तो 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स होगा। तो ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स का आपका एग्जांपल है। इसी तरीके से कोई ऐसा मैट्रिक्स ले लूँ, उसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ, तो रो 1 और 3 कॉलम 1 है, यानी 1 क्रॉस 3 का ये भी रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लूँ तो 1 क्रॉस 2 का ये भी रो मैट्रिक्स। देखिए माफ करिएगा, वो सारी की सारी चीजें क्या आ गई, रो मैट्रिक्स की कुछ मिट गई। तो देखिए बेसिकली मैंने रो मैट्रिक्स में आपको ये समझाया कि एक ऐसा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में आपको मैंने बेसिकली ये समझाया, ठीक है, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास क्या है 1 रोज होना चाहिए, कॉलम कुछ भी सकते हैं, तो उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1 क्रॉस n का होना चाहिए, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 1 क्रॉस n का ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जो कि जरूरी है लिखना, ठीक है, वो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है। ये सीयूटी मतलब बोर्ड में तो बिल्कुल काम नहीं आने वाले, लेकिन सीयूईटी में कभी कभार एमसीक्यूज के क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन अभी से आप
थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको अभी से सीयूटी के समझा के चलूंगा, जो बेसिक है, जो आपको समझ में आ जाएगी। कुछ कुछ चीजें जैसे प्रॉपर्टीज, लॉज, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लॉज, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये सारी की सारी चीजें मैं बाद में समझाऊंगा, जब आपका एक एक टाइम एक बार सिलेबस से आप फेमिलियर हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अंदर के एलिमेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सीखा कि भाई ए आई जे होता है, आई मतलब रोज होता है, ठीक है, एंड जे मतलब मेरा कॉलम होता है। ये आई थिंक अब आपको आदत पड़ गई होगी। तो आई रो है, जे कॉलम है, तो मेरे पास रो में जो आई है, यानी रो कितनी है, 1 है, तो 1 होना चाहिए। और कॉलम कितना है, कॉलम तो मालूम नहीं है, तो जे कॉलम होना चाहिए। तो उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस n का। ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है रो मैट्रिक्स की, और ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, पेपर में कई तरह के क्वेश्चन दे देता है कि एक रो मैट्रिक्स दिया और उसका ऐसे ऐसे बना के दिया ए आई, ठीक है, ऐसे बना के देगा कि ए जे आई, ये ए ऑप्शन में दे देगा, बी ऑप्शन में आपको ये दे देगा कि ए जे आई 1 क्रॉस n का, सी ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शन दे देगा कि ए 1 जे, ठीक है, यहाँ पे तो आई रहने दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके अलावा आपका जे 1 हो जाएगा, ऑर्डर में 1 क्रॉस आपका n हो जाएगा, और एक ऐसा मैट्रिक्स दे देगा कि ए, उसके अलावा आपका 1 1 ऑर्डर हो जाएगा उसका m क्रॉस n का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देगा एंड आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई थिंक रो मैट्रिक्स हो गया। चलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है, जो कि मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, सिमिलरली नाम सुन के पता चल रहा है कि जब रो मैट्रिक्स में एक रो होती है तो कॉलम मैट्रिक्स में कितना होगा, एक कॉलम होगा। ठीक है, तो दोज मैट्रिक्स, दोज टाइप ऑफ मैट्रिक्स which have only वन कॉलम होना चाहिए। रोज कितनी हो सकती है, रोज, ठीक है, जो रोज हो सकती है वो आपकी 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 रोज हो जाएगा तो मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँ कि क्या है, तो भाई रो 1 होना चाहिए, यानी सॉरी कॉलम 1 होना चाहिए, तो C1 C2 C3, रो 1 रो 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। एक और मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं, रो 1, ठीक है, C1 C2 C3, या C1 C2 छोड़ देते हैं, 1 एंड 2, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 का। एक और मैट्रिक्स मैं आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है, R1 R2 R3 C1 1 2 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 का। तो बेसिकली हम ये चेक करें कि आगे वाली रो है, पीछे वाला कॉलम है, तो इसके ऑर्डर से ये पता चला कि इसके पास 3 कॉलम है। ठीक है, एमसीक्यूज के पेपर में मैट्रिक्स फॉर्म नहीं देख के देता, ये आपको ऑर्डर दे देता है, ऑर्डर से पहचानना होता है। तो पीछे वाला कॉलम बताता है, आगे वाला रो बताता है, पीछे से ये पता चल रहा है कि 3 कॉलम का मैट्रिक्स है और 2 रो का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि रो 1 चाहिए मेरे को। यहाँ पे 1 रो है लेकिन कॉलम 2 है, लेकिन ये क्या कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, ये एक तरीके का रो मैट्रिक्स है। ठीक है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके पास क्या है, रो तो 3 है लेकिन कॉलम 1 है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपके लिए कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स में आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डॉट 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 आपकी Rn तक ले जाइए। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास क्या होना चाहिए, रोज 1 होना चाहिए, यानी आपका कॉलम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी m क्रॉस, यहाँ पे m डाल देते हैं, तो m क्रॉस 1 का होना चाहिए। यहाँ तक रखेंगे तो आपका 3 क्रॉस 1 का होना चाहिए। यहाँ तक अगर कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं तो 2 रो 1 कॉलम, तो 2 क्रॉस 1 का होना चाहिए। अगर यहाँ तक का मैट्रिक्स ले रहे हैं तो 1 रो 1 कॉलम, यानी 1 क्रॉस 1 का होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या आते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में आ जाते हैं, क्योंकि इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान यही है कि कॉलम 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉलम आपका 1 होना चाहिए। आ रही बात समझ में, तो ये है आपका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नोट्स आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, बाकी नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से भी जाकर लिख सकते हैं, बेटर रहेगा उससे लिखना। ठीक है, वो शॉर्ट नोट्स है, ये तो लॉन्ग में आपको समझाना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं एंड हम बात करते हैं आपका। तो इतना तो पता चल गया कि एक रो है, कॉलम कितने भी हो तो रो मैट्रिक्स।
अगर एक कॉलम है, ठीक है, कितने भी आपकी रोज हो तो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं, ठीक है, जिसमें रो 1 है, कॉलम 1 है, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर, ठीक है। यानी भैया ये एक रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि 1 सेटिस्फाई हो रहा है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है तो भी 1 सेटिस्फाई, तो इसका नया नाम देते हैं। तो इसका नया नाम दोगे तो आपको ये क्लास 12 में नहीं मिलेगा बुक में, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। ये होता है आपका सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगलटन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होता है, एक रो एक कॉलम होता है और उसका ऑर्डर क्या होता है, ये। इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन सिंपल होता है कि ए 1 1 ऑर्डर 1 1। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है। चलिए, ये सिंगलटन मैट्रिक्स के बाद अब अपना आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ और मैट्रिक्स एक्स्ट्रा टाइप जो आपके बुक में तो नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ क्योंकि वो बेसिक नॉलेज है, आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कोई भी चीज लंबाई में बड़ी हो, क्या हो, लंबाई में बड़ी हो, चौड़ाई की बात नहीं हो रही, ये क्या है, लंबा है, लंबा है तो हॉरिजॉन्टल। अगर कोई चीज ऐसी होती तो उसको बोलते हैं वर्टिकल, ऊंचाई में। अगर कोई चीज ऊंचाई में बड़ी है तो वर्टिकल, लंबाई में बड़ी है तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, इसकी अगर डेफिनेशन मैट्रिक्स की बात करूं तो द मैट्रिक्स हैव रोज, या फिर हम कहते हैं अगर ये मैट्रिक्स कब, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे लंबा हो रहा है तो इसका ये पता चल रहा है कि भैया रोज कम है कॉलम ज्यादा हो रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है द मैट्रिक्स हैव कॉलम ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन रो, रो से बड़ा होना चाहिए। अगर रो 1 है तो कॉलम 2 होना चाहिए, रो 2 है तो कॉलम 3 होना चाहिए, रो 4 है तो कॉलम 4 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 5 6 10 12 फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास रो 1 है लेकिन C1 C2 C3 तीन कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 यानी एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है। उसी तरीके से एक ऐसा मैट्रिक्स ले ले जिसमें रो 1 रो 2 है लेकिन फिर भी वो लंबाई में बड़ा है, क्यों, क्योंकि इधर 3 है तो मैट्रिक्स इधर भागा, तो 2 क्रॉस 3, तो ये भी क्या है, एक मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है, रो 1 रो 2 रो 3 C1 और C2, तो ध्यान से देखिए इसकी शेप क्या है, वर्टिकली बड़ा है, ठीक है। तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स का केस होता है। तो अब मैं इसी में आपको वर्टिकल भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होगा आपका 3 क्रॉस 2 का। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स जो लंबाई में बड़ा हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, तो इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये होती है कि कोई ए आई जे होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, एम एन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन का ऑर्डर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जे इज ग्रेटर देन आई, जे आई से बड़ा होना चाहिए, इट मीन्स एन इज ग्रेटर देन एम, ठीक है। तो जे आई से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, तो कॉलम बड़ा होना चाहिए रो से, अगर कॉलम रो से बड़ा है तो यहाँ पे भी तो ये चीज लिखी कॉलम बड़ा है रो से। ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। वहीं अगर मैं बात करूँ कि वर्टिकल मैट्रिक्स है, ठीक है, आपका अगर वर्टिकल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स में आपका बेसिकली, ठीक है, रोज जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी आपके कॉलम से, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, मैं बेसिकली बेसिक से समझा के चल रहा हूँ। तो इसका मैथमेटिकल आपका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, ए आई जे तो होगा ही, ठीक है, और एम क्रॉस एन तो होगा, ठीक है, लेकिन वेयर वेयर हम ये बोल सकते हैं क्या, हम ये बोल सकते हैं कि आई जो होगा वो ग्रेटर होगा जे से, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एम जो होगा वो ग्रेटर होगा एन से। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में, ये एमसीक्यूज में ज्यादा चीजें पूछी जाती है। तो अब तक मैंने आपको क्या समझा दिया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बेसिक मैट्रिक्स आपको समझा दिया, जिसमें आपका आ गया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं, ठीक है, सबसे अच्छी चीज या जो आपकी बुक में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स जल्दी से आपको खत्म करके बाकी सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो चलिए हम बात करते हैं अपने 7वें नंबर के टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, जो आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है? ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स देख के सब समझ के आपको ये आ रहा होगा कि स्क्वायर मतलब क्या है। एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप जानते हैं क्या होती है कि सारी साइड आर इक्वल्स, यानी अगर ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये भी होगा। अगर हम इसी को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें तो हमने कहा कि मैट्रिक्स के पास कॉलम होती है और रोज होती है। तो अगर रोज और कॉलम यानी रोज, यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि रोज इनटू कॉलम, यही चीज लिखते हैं। तो कंडीशन यही है क्या, ये कंडीशन ये है कि भैया अगर रो, ठीक है, कंडीशन आपकी बेसिकली यही है सिंपल, कि अगर रो एंड कॉलम्स इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी m n के बराबर हो जाए या n m के बराबर हो जाए, उस केस में हम क्या कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दोज मैट्रिक्स विच हैव अ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ बेसिकली आपकी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स which have equal number of rows and column। तो रोज और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल से चीजें समझाने की कोशिश करूँ और डिटेल में, ठीक है, तो जैसे कि ये रहा, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, R1 C1, वन एलिमेंट, यहाँ पे मैंने आपको मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ठीक है, ए, तो ये आपका ए भी नहीं लेते, इससे आप कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे 10 लेता हूँ, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 रोज और कॉलम इक्वल है, क्योंकि 1 = 1 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स बनाते हैं R1 एंड R2 का, ठीक है, तो C1 और C2 का एलिमेंट डाल देते हैं 5, 10, 15, 20। तो हमको एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमको ये देखना है कि क्या ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 का, तो 2 बराबर है 2 के, यानी रोज बराबर हुए कॉलम के, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका एग्जांपल होगा। अब आगे और समझिए कि मान लीजिए रो 1 रो 2 रो 3 हो जाए, C1 C2 C3 हो जाए, तब भी इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का होगा, यानी ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बेसिकली कंडीशन यही है कि रोज और कॉलम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे n नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ऑर्डर क्या होता है m×n का। तो जब m और n आपस में बराबर हो जाए, उस केस में हम कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अगर m और n बराबर हो जाए तो n की जगह पे m लिख सकता हूँ, या फिर और में, ठीक है, m की जगह पे n लिख दूँ, तो आपका कुछ भी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, ठीक है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये कहती है, ठीक है, ठीक है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आपका बेसिकली ये कहता है कि एक ए आई जे होगा, ठीक है, जो m×n का हो या फिर n×n का हो, ठीक है, इट मीन्स, या फिर हम बेसिकली अगर आपको मैथमेटिकल समझाऊं तो m×n का वेयर I = j एंड m = n, आई जे हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो कभी कभार आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तब आप ये देखेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये नहीं, किसी भी आप मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं तो हर मैट्रिक्स को ये बोला जाता है कि आप क्वेश्चन देखिए कि फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n का, ऐसे बोलते हैं। या फिर आपको एग्जाम्पल में दे दो कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, बोला गया कि फॉर्म अ मैट्रिक्स having order 2 क्रॉस 3 का। तो
तो इसका नाम बोला जाएगा कि 2x3 का कोई मैट्रिक्स आपको बनाया जा रहा है। उसी तरीके से अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है, तो बोला जाता है कि फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2 या फिर ऑर्डर 3। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है जो कि 2x2 का है, या फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है 3x3 का है। यानी हमेशा जब भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का क्वेश्चन देगा तो कभी दो एलिमेंट नहीं देगा ऑर्डर में, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 लिख के दिया है, तो मेरे को एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 रो 2 कॉलम। खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर बोलता है फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 5, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसकी रोज 5 हो, कॉलम 5 हो, यानी उसका ऑर्डर क्या हो, m क्रॉस m का, मतलब 5x5 का। तो अगर सिंगल नंबर देके चल रहा है और मान लीजिए किसी क्वेश्चन में स्क्वायर भी नहीं लिखा है और बोला है कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5, तो आपको अपने दिमाग में डाल लेना है कि अगर सिंगल नंबर दे रहा है ऑर्डर में तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही है किसी भी हाल में, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लिख के देगा, तो ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। चलते हैं अब आगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के अब थोड़े और सारे टाइप पढ़ लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली देखिए, मैट्रिक्स एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ठीक है, और मैट्रिक्स एक नई खोज है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो जिस भी साइंटिस्ट ने या जिस भी मैथमेटिशियन ने मैट्रिक्स को सॉल्व करना, मैट्रिक्स को फॉर्म करा, मैट्रिक्स को बनाया, तो उसने डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके देखी कि सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म करा, मैट्रिक्स के ऊपर उसने देखा कि किस किस तरीके के मैट्रिक्स बन सकते हैं, एंड मैट्रिक्स में बेसिक अलजेब्रा लगाया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब चीजें करके देखी। तो वो चीजें क्या कर रही थी, धीरे धीरे एक्सपेंड करती जा रही थी। पूरी सारी एक्सपेंड चीजों को हमें एज ए स्टूडेंट पढ़ना है इस चैप्टर में, मैट्रिक्स में। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स तक बता दिया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे हम क्या करते हैं, थोड़े और मैट्रिक्स पढ़ते हैं, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही मिलते जुलते मैट्रिक्स है। सबसे पहले आता है, अब 8 नंबर पे हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कुछ कंडीशन है। कैसे कंडीशन? कि एक ऐसा मैट्रिक्स, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन कहते हैं, ठीक है, कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ये कंडीशन बराबर होगी कि m बराबर n होगा, ठीक है, रोज बराबर कॉलम होंगे, ठीक है। दूसरा होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट। अभी मैं आपको बताता हूँ डायगोनल नॉन डायगोनल होता क्या है, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, उनको क्या होना होता है, जीरो होना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये दो कंडीशन मैं फुलफिल कर लेता हूँ तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी 2x2 का मैट्रिक्स बना था, यानी रो 1 रो 2 C1 C2, एलिमेंट कुछ भी डाल लेते हैं, 1 2 3 4। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं 3x3 का, ठीक है, 3x3 का, जिसमें आपका रो 1 रो 2 एंड रो 3 होगा, एंड देन C1 C2 एंड C3। एलिमेंट डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो डायगोनल क्या होता है, जैसे कि आपने एक देखा होगा, ये है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में, एक स्क्वायर में या एक रेक्टेंगल में ये जो चीज होती है इसे हम बोलते हैं डायगोनल, ये जो चीज होती है इसे हम बोलते हैं डायगोनल। आ रही है बात समझ में? तो सिमिलरली हमें मैट्रिक्स में भी ये चीज करनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स में डायगोनल सिर्फ इसको बोला जाता है, किसको, सिर्फ इसको डायगोनल बोला जाता है, इसको कभी डायगोनल नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो एक दिमाग में डाल लीजिए कि एक अगर मैट्रिक्स ले रहे हो तो डायगोनल हमेशा ऐसे ही होगा, इसी शेप में होगा, हमेशा ऐसे ही होगा, चाहे 2x2 का चाहे 3x2 का। तो पहली कंडीशन ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फुलफिल हो गया, m बराबर n है। दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है।
तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल होना चाहिए। दूसरा, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। और नॉन डायगोनल क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे उनको जीरो होना पड़ता है। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है तो हम उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आ रही है बात समझ में? यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही क्या हो सकते हैं? नॉन जीरो होंगे। जीरो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ जीरो भी आ सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम बात करते हैं, जैसे कि एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे? जीरो होंगे। तो ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो जाएंगे, ये सारे के सारे जीरो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। कभी बच्चा ये सोचता है कि भैया क्या ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा? हाँ, देखिए ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में जीरो हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। अगर ये वहां पे 1 हो जाएगा, ठीक है, या कोई भी नंबर आ जाएगा, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? अब ये डायगोनल नहीं है। कंडीशन ये है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट इट मे बी अ जीरो, ठीक है, और इट मे बी एनी नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लीजिए इन केस ये भी जीरो हो जाए, ठीक है, तब ये जो मैट्रिक्स है जिसको बोलते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इस मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि मेरे को आपको पहले बताना था, शायद मैं आपको बता नहीं पाया, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या फिर हम बोलते हैं और नल मैट्रिक्स, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसी होती है, ए आई जे एम क्रॉस एन, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू द जीरो फॉर एवरी आई इक्वल टू जे पे, दूसरा आई ग्रेटर देन जे पे, एंड तीसरा आई लेस देन जे पे। यानी कंडीशन क्या है? देखो बेटा, आई वन, अगर आई जे आपस में बराबर होंगे तो आई जे यहाँ बराबर है, क्योंकि 1 क्रॉस 1 2 2 एंड 3 3, तो 1 1 2 2 3 3, यानी जब जब आई जे के बराबर होगा तब भी ये जीरो होगा, ठीक है। जब जब आई क्या होगा? जैसे छोटा होगा। अब आई क्या है? मान लीजिए आई क्या है? जैसे बड़ा है, तो बड़ा कहाँ पे होगा? आई, ठीक है। तो आई यानी रो, तो देखिए ये 2 1 है, ये आपका 3 1 है, ये आपका 3 2 है, ये आपका 1 2 है, ये आपका 1 3 है, एंड देन ये आपका 2 3 है। तो ध्यान से देखिए आई कहाँ पे बड़ा है, तो हर जहाँ जहाँ पे आई बड़ा है जैसे, वहां पे भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। देखिए आई बड़ा है, आई बड़ा है, आई बड़ा है, जैसे कंपेयर तो जीरो हो गया। एंड देन आई छोटा है जैसे, उस केस में भी क्या हो सकता है? 0 0 0। तो ये जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स आप देख लीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट इट मे बी जीरो, इट नॉट भी, मतलब एक को भी, मतलब एक होना, एक भी अगर नंबर है और बाकी सारे जीरो, तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। आफ्टर दैट डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा और टाइप आ जाता है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का भी पार्ट कुछ होगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारा क्या आता है? एक और मैट्रिक्स आता है जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो उसके लिए भी कंडीशन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, और एक और कंडीशन बढ़ जाती है कि डायगोनल जो एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट, या फिर हम कह सकते हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम, वो क्या होंगे? सेम होंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ, देखिएगा, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है। आया, और रो 1 रो 2 C1 C2, एलिमेंट में मैंने डाला, ठीक है, 0 0, यहाँ पे आपका डालते हैं 2 2। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया, एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। दूसरे तरीके से एक यहीं पे ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। क्या एक ये
स्केलर मैट्रिक्स है नहीं, क्योंकि ये तो डायगोनल भी नहीं है, तो सबसे पहले डायगोनल बना देते हैं। 0 0 0 0 0 0। क्या अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन क्या अब ये स्केलर मैट्रिक्स है? अभी भी ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए सेम चाहिए, तो सेम के लिए ये लो सारे सेम हो गए। क्या अब ये स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें भी एक टाइप आ जाता है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप मान के चलिए कि 1 1 ना हो, ठीक है, 5 5 5 हो। 1 1 1 वाला भी स्केलर मैट्रिक्स होता है, 5 5 5 वाला भी स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन 1 1 वाला नहीं लिखवाया क्योंकि उसका एक नया नाम है, यूनिक नेम है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स आई थिंक, आई होप आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आएगा। अब स्केलर मैट्रिक्स हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा और स्पेसिफिक ले लेते हैं। जो 1 1 वाला मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m n इक्वल होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। ठीक है, सेम होता था तो स्केलर मैट्रिक्स, और सेम के बदले अगर आ जाए ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1, इन दिस केस हम उसको एक नया नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट एज आई। ऑर्डर m क्रॉस n का है तो या तो m बोल दो, ठीक है, या फिर i का ऑर्डर हम क्या बोल दें? n बोल दें, बात एक ही है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, इन केस ऑफ 2 क्रॉस 2 1 1 0 0, इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन केस ऑफ 3 क्रॉस 3, ठीक है, इन केस ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, this is also identity because all diagonal element are 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 एंड m क्रॉस n इज इक्वल, तीनों कंडीशन फुलफिल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कुछ और एक्स्ट्रा मैट्रिक्स जो आप अभी से सीख लीजिए। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ये हमारा लास्ट टाइप है, और आई होप ये सारी चीज़ें जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सबसे पहले बात, लास्ट टाइप है हमारा ट्राइंगल मैट्रिक्स। ट्राइंगल मैट्रिक्स, ट्राइंगल मैट्रिक्स में दो ट्राइंगल मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है अपर ट्राइंगुलर एंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स? सबसे पहले देखिए, कंडीशन ये है कि बेटा इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये कंडीशन इसके लिए भी है और यही कंडीशन इसके लिए भी है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा, जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो। वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। सेम हो, 1 हो, कुछ भी हो, लेकिन जीरो नहीं होने चाहिए। कौन से एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे ज्यादा अगर मैं आपको दिखा के समझाऊंगा तो चीजें आपको समझ में आएगी। एक मैट्रिक्स लिया मैंने 2 क्रॉस 2 का, एलिमेंट डाले मैंने 1 2 3 0। ठीक है, तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये कहता है कि बेटा ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए। क्या फॉर्म होना चाहिए? ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए। और ट्राइंगल कैसे फॉर्म होना चाहिए? देखो ऐसे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एंड देन ये ट्राइंगल। ये है क्या है? अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। यानी अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में क्या होता है? ट्राइंगल अगर ऊपर की तरफ बन रहा है और इधर वाला एलिमेंट 0 है तो उसे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर 3 क्रॉस 3 का आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 1 2 1 3 4 5 0 0 0।
इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है। आ रही है बात समझ में? और कभी कभी बच्चा कहे कि भैया यहाँ पे जीरो आ जाए, ठीक है, तो अगर एक दो जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ओवरऑल देखते हैं कि ट्रायंगल किधर से मैक्सिमम फॉर्म हो रहा है। अगर इधर जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अभी भी ट्रायंगल ऐसे ही फॉर्म हो रहा है, ऐसा ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा। और ट्रायंगल हमेशा किससे फॉर्म होना चाहिए? इससे। कौन से? लीडिंग, इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल से ही क्या होना चाहिए आपका? अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल होगा। इसी तरीके से अगर इसी मैट्रिक्स को मैं, इसी वाले को 1 3 2 की जगह पे 3 यहाँ ले लूँ और 0 यहाँ ले लूँ, तब इस केस में मैं ये कहूँगा कि 2 क्रॉस 2 का तो ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन ये एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ 3 क्रॉस 3 यही चीज होगा, 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 की अगर मैं बात करूं तो भी यहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे कि भाई लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन रहा है। तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन रहा है, इसी चक्कर में अच्छा ये इंक्लूड होती है, ये वाली लाइन भी क्या होती है? इंक्लूड होती है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? लोअर ट्रायंगल, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनता है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्योंकि नीचे की तरफ ट्रायंगल बनता है। क्या ये आपके पेपर के लिए काम के लिए? बिल्कुल काम का नहीं है। तो काम का क्या? इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जो कि सीयूटी के एग्जाम में 100% पूछ सकते हैं। और ये छोटी चीजें इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले बात ध्यान से देखिए, आपने देखा कि ये ऑर्डर सबका चेक करिए, ठीक है। ये आपका देखिए, ये 1 1 है, ये आपका 1 2 है, ये आपका 2 2 है, 2 1 है, और ये आपका 2 2 है। सिमिलरली ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये आपका 1 3 है, 2 2 2 3 3 2 3 3, आपका 3 1 एंड 2 1। ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं कुछ चीज़ें लिखने वाला हूँ यहाँ पे। पहली चीज़ कि ए आई जे ऑर्डर तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, m क्रॉस m का या m क्रॉस n का, ठीक है। इस केस में, ठीक है, किसके बराबर है? किसके बराबर है? 0 के बराबर। कब 0 के बराबर होगा? फॉर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कब 0 के बराबर होगा? जब वेयर i इज ग्रेटर देन j। तो देखिए जहां जहां पे भी i क्या है? j से बड़ा है, i क्या है? j से बड़ा है, वहां पे 0 है। i क्या है? j से बड़ा है, i क्या है? j से बड़ा है, i क्या है? j से बड़ा है। तो इन सारे केस में क्या होगा? वो 0 होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें इधर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि ए आई जे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर एक और चीज लिख दूं कि ए आई जे क्रॉस एम क्रॉस एन, एन क्रॉस एन ले लो या एम क्रॉस एन ले लो, एक ही बात हो जाती है कि डज नॉट इक्वल टू 0 होगा कब? वेयर आई इज लेस देन जे। आई इज लेस देन जे पे क्या होना चाहिए? देखो आई, जो आपका आई है वो क्या है? जे से छोटा है। आई क्या है? जे से छोटा है, ठीक है। आई क्या है? जे से छोटा है, ठीक है। तो लेस देन एंड इक्वल्स टू जे पे हम कह सकते हैं उस केस में अगर नॉन जीरो जीरो आ रहा है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख लीजिए। अच्छा, ये सारी नोट्स में लिखा है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब जीरो है? जब जीरो है जब यहाँ पे आपका 2 1 मतलब 1 2, यानी जब जीरो है जब जे क्या हो जाए? आई से बड़ा हो जाए। तो ध्यान से देखिए, जे क्या हो गया? आई से बड़ा हो गया। इस केस में भी जे क्या हो गया? आई से बड़ा हो गया। सिमिलरली जीरो कब होगा? जब जे क्या होगा? आई से छोटा या आई के बराबर होगा। देखिए नॉन जीरो कब है? देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 1, तो जे क्या है? जे क्या है? आई से छोटा है या फिर बराबर है। इस केस में 2 क्रॉस 2 बराबर का केस है। तो ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें मैंने आपको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बताया, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स बेटा इतने ही है, कुछ एक्स्ट्रा टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से लिखवा दिए, ठीक है, आपके बोर्ड के काम के लिए नहीं है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी तो एट द एंड जब आप सीयूटी की तैयारी करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद हमारी चीज़ें आती है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है, ये पहली एक्सरसाइज,
पहली एक्सरसाइज है तो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ 10 मिनट का रहेगा मैक्स टू मैक्स, उसके बाद नहीं रहेगा। एक केस आता है, आपका मेन टॉपिक है, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एक दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे? सबसे पहली बात, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कोई ए मैट्रिक्स है, वो किसी बी मैट्रिक्स के बराबर है, तो कंडीशन देखिएगा। सबसे पहली बात, कोई ए मैट्रिक्स है और वो बी क्रॉस बी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर मान लीजिए m1 क्रॉस m2 या m1 और n1, और इसका ऑर्डर मान लीजिए m2 क्रॉस m2। तो दो मैट्रिक्स है, अगर वो इक्वल होंगे तो कंडीशन ये है कि बेटा, पहली कंडीशन तो ये है कि इसकी रो और इसकी रो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब m1 बराबर m2 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसका कॉलम और इसका कॉलम वो भी बराबर होना चाहिए, यानी बेसिकली फिर n1 बराबर n2 होना चाहिए। यानी इन सिंपल वर्ड कि बेटा, अगर वर्ड में लिखना चाहूँ तो व्हाट इज अ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स when two or more matrix is said to be equal if they have same order। क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो आपको चीज़ें क्या होता है, इजिली पता चल जाएगी। तो क्या सिर्फ इतनी कंडीशन? दूसरा आगे कंडीशन ले लीजिए। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मैट्रिक्स बनाया मैंने 2 क्रॉस 2 का, इधर एक मैट्रिक्स बनाया मैंने 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। कंडीशन इसमें मैंने एलिमेंट डाले 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट डाले 2 3 4 5। अब क्या मेरे को देख के बताइए, क्या बेटा ये इक्वल लग रहा है किसी भी एंगल से? ठीक है, तो इक्वल नहीं है। क्यों भैया? ऑर्डर तो सेम है। पहली कंडीशन तो फुल हो गई। इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि ईच कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट of both matrix is same। वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3, और यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4। इस केस में मैं ये कहूँगा कि हाँ भाई, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बेटा, सॉरी, कि अगर इक्वलिटी का केस आता है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल जब मैं कह सकता हूं जब उनका ऑर्डर सेम हो, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की पोजीशन जो है उस पे क्या हो, एलिमेंट सेम हो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले जो एलिमेंट हो वो क्या हो, सेम हो, तो इक्वलिटी। तो देखिए, इक्वलिटी में हमने देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, एंड ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या कंपेयर करने के लिए थोड़ा ना आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरीके के बनाए जाते हैं? क्वेश्चन कुछ इस तरीके के बनाए जाते हैं। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन का लेवल आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि मान लीजिए आपको x 5 और यहाँ पे 3 y दे दिया इज इक्वल टू में एक और मैट्रिक्स दिया, ठीक है, यहाँ पे दे दिया आपको 10 5 3 एंड y की जगह पे, अच्छा यहाँ पे लीजिए 15 एंड देन यहाँ y डालिए। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि, ठीक है, कि क्वेश्चन ने ये बोला कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है। ये क्वेश्चन खुद बोल के चल रहा है। देन वहां पे ये बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो इस केस में हमको ये देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई x की जगह 10 है, यानी 10 और x आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल इन अ मैट्रिक्स इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या इक्वल होंगे। तो y की वैल्यू 15 आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे।
क्या इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे? सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ थोड़े से धीरे धीरे क्या करते जाएगा, लेवल इन क्वेश्चनों का बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस मारेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ किस किस लेवल के आपके होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझा दिया। अब इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट बचा है समझाने के लिए? ठीक है, ये जितना भी आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, ये पूरा मैट्रिक्स, जितना भी मैट्रिक्स में आपके 3 एक्सरसाइज है डिलीटेड को हटा के, 3 एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस, इसको मिला के ये जितना भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, बेसिकली सेकंड लेक्चर में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया इस 1 घंटे में, ये इस चैप्टर का 50% है। ठीक है, तो हमने 50% पार्ट क्या कर लिया, फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। इसलिए फर्स्ट लेक्चर बड़ा था क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट ज्यादा था। आपने मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है, आपने मैट्रिक्स को जाना। ठीक है, मैट्रिक्स में तरह तरीके के मैट्रिक्स देखिए कि अगर इस तरीके का मैट्रिक्स बनता है तो इसका नया नाम होता है, इस तरीके का मैट्रिक्स बनेगा तो इसका नया नाम होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट अलग होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएंगे तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सारे मैट्रिक्स अब तक पढ़ लिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे खत्म होता है फर्स्ट एक्सरसाइज का। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी कराता हूँ फॉर प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो CUET में पूछा जाता है। ठीक है, और बोर्ड में भी इसका बेसिक लेवल की चीज पूछ ली जाती है, हाई लेवल में नहीं पूछा जाता। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होंगे ये आपकी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन मेरे को आपको अलग से कराने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ CUET, और इनकी अलग से और प्रॉपर्टीज होती है, तो वो प्रॉपर्टीज में मैं क्या करूंगा आपको बाद में कराऊंगा जब हम CUET की तैयारी करेंगे। अभी आप बेसिक सीख लीजिए कि अगर मान लीजिए बोर्ड में इसके लेवल पे बेसिक आता है, इसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली? तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आपकी क्लास इसमें क्या नाम है, क्लास 12th में तो नहीं है, लेकिन बोर्ड में कभी कभार MCQ में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। तो सबसे पहली बात, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि बेटा सबसे पहली बात डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट कब हो सकता है? ठीक है, व्हेन अ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तभी उसका डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, यानी M बराबर कॉलम यानी रो बराबर कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहली कंडीशन है। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 क्रॉस 2 की। तो देखिए अगर हमने 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें आपका रो 1 है, रो 2 है, C1 है, C2 है। आई थिंक मेरे को अब आपको इसकी तो आदत पड़ गई होगी। एलिमेंट डाले मैंने 1 2 3 4। ऐसा भी मैट्रिक्स हो सकता है कि भाई 1 0 4 और आपका क्या नाम है, यहाँ पे 4 की जगह पे 0 ले लेते हैं एंड 3, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये भी 2 क्रॉस 2 का है। आप 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ठीक है, तो मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया, इसका ऑर्डर हो गया मेरा 3 क्रॉस 3 का। तो व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? सो बेसिकली ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज अ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दिया जाए, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब हम कहेंगे कि वो उस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि ये A है, ये B है, ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है और ये C मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज ट्रेस। ठीक है, ट्रेस ऑफ A मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू द क्या, ट्रेस ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू द 1 + 2 विच इज इक्वल टू द 3 एंड द ट्रेस ऑफ आपका B मैट्रिक्स इज इक्वल टू द क्या, 1 + 3 इज इक्वल टू द आपका 4 आ जाएगा। ट्रेस ऑफ आप क्या नाम है C मैट्रिक्स निकालने जाएंगे तो 1 + 5 + 9 इज इक्वल टू द नथिंग बट इज 15। तो ये समझ में आया, एक ट्रेस ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। और अभी आप बेसिक ही समझ के चलिए,
ट्रेस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसके डायगोनल एलिमेंट को सिर्फ जोड़ के लिख दिया जाए तो उसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दिया जाता है। एमसीक्यूज के पेपर में मान लीजिए आपको क्या है, एक मैट्रिक्स दिया जाएगा एंड उसके डायगोनल एलिमेंट, उससे सीधा पूछ लेगा कि व्हाट इज द ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो आपको कुछ नहीं करना, नथिंग बट सारे एलिमेंट को नहीं देखना, डायगोनल एलिमेंट को देखना है, सीधा जोड़ के लिख देना है कि हाँ भाई इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ही होगा। सीधा ऑप्शन में आपका आंसर है 15, तो 15 पे टिक मार दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रेस ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है। अब एक और बेसिक चीज है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर हो गया, आप ध्यान से देखिएगा, 2 क्रॉस 3 का। और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 3 क्रॉस 3 का। एक और मैट्रिक्स ले लीजिए आपके पास, उसमें 1 2 3 4, वो हो गया आपका 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, और कोई दूसरा एक और मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया 4 क्रॉस 2 का। तो ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं पूछूं हाउ टू फाइंड द ट्रिक टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और पोजीशन कह सकते हैं इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर पोजीशन कैसे पता चलेगी, टोटल कितनी है। तो ध्यान से देखिए, गिनिए कितनी पोजीशन है। एक पोजीशन, ठीक है, उसके बाद आपकी 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 5 6। अच्छा, मैं ये गिनती नहीं गिन के बता रहा हूँ, ये 10 भी होगा तो भी 6। ठीक है, तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 6 पोजीशन, 7, आपकी क्या नाम है, 6 पोजीशन। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, इसमें 6। और इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, सीधा रो इंटू कॉलम कर दीजिए। ठीक है, रो इंटू कॉलम कर दीजिए, आपको डायरेक्ट आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 इंटू 3 आंसर आया 6 एलिमेंट है। 3 इंटू 3 आंसर आया 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 इंटू 2 4 आंसर आया, 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। ठीक है, आपका 4 2 8, आंसर कितना आया 8। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका यही है कि रो इंटू कॉलम कर दीजिए, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास 12th मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, जो कुछ कुछ मेरे को लगता है कि आपको कहीं ना कहीं फंसोगे उसमें, क्योंकि ऑफलाइन में जहां बच्चे फंसे हैं तो मेरे को मालूम है किस किस क्वेश्चन में फंसते हैं, तो मैं आपको वहां पे आपको बता दूंगा। दूसरा, आपको क्या करना है, जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद जाइएगा, सबसे पहले पहला एग्जाम्पल उठाइएगा, पहले एग्जाम्पल से करना चालू करिए। एग्जाम्पल को फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, एग्जाम्पल, देन जंप करना है एक्सरसाइज पे। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जितने भी आपके एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं बुक ले लेता हूँ एंड देन बुक बता देता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे बुक आप खोलेंगे, ठीक है, तो बुक में आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके, ठीक है, 1 2 3 आपको 4 तक, 4 5 क्वेश्चन है, 5 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल करने हैं। देन आपकी क्या आती है, एक्सरसाइज आती है, और एक्सरसाइज में टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये सारा का सारा आपको काम खुद करना होगा, आप इसको जाके करिएगा। उसके बाद जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं फंस रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी फोटो खींच के दे दीजिएगा कि भैया ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, आप मेरे को ये बता दीजिए कि इसमें गलती क्या है। ठीक है, इसमें कहाँ मैं फंस रहा हूँ। तो अगर मैं आपको गलती ढूंढ के बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ओह ये यहाँ पे मैंने गलती नहीं करता तो मेरा आंसर आ जाता है। अगर इस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको इन फ्यूचर कभी मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं होगा। पेपर में भी जितने भी नए क्वेश्चन होंगे जिसमें बच्चे ये सोच के जाते हैं कि हम सारे PYQs कर लेते हैं एंड देन जाके क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे, देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप 1000 क्वेश्चन करके जाए और 1000 में से कभी ना कभी तो कोई एग्जामिनर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देगा, वो 1001 क्वेश्चन डाल देगा। ठीक है, तो 1001 वाला जो क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस नहीं करा, अगर वो पेपर में आ गया तो वो छोड़ दोगे। यही तरीका गलत है मैथमेटिक्स को करने का। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आदत डाल लेनी है। आखिर जो 1001 वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी तो इसी बुक से बना था, इसी कॉन्सेप्ट से बना था जो आपने सीखा था।
तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ट्राई मारना, क्वेश्चन को लैंग्वेज को ब्रेक करना। अगर ये सब आ जाता है तो फॉर्मूला अप्लाई करना बड़ी आसान बात है। अगर मैं आपको पाइथागोरस फॉर्मूला सिखाता हूँ एंड उसके बेसिस पे 100 अलग तरीके के क्वेश्चन बना देता हूँ, तो क्या हर बार एक नया पाइथागोरस जनरेट करूंगा? नहीं, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना कि भाई h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन मेरे को अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सारे खुद ट्राई मारने, नेक्स्ट पार्ट में मैं सारे के सारे सॉल्यूशन दूंगा ही, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस नेक्स्ट पार्ट से पहले अगर आप मेरे से क्वेश्चन रीचेक करा लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको नेक्स्ट पार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो उनके लिए जो पूरा नहीं करते। ठीक है, तो देखिए बच्चा लोग, ये कुल मिला के ऐसे 4 मतलब जिसमें 3 आपके एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 5 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, जो मेरे हिसाब से लगता है कि बच्चा हाँ इसमें फंसेगा, इसमें कुछ नया है, उसने आज तक करा नहीं है, तो एटलीस्ट ये चीजें करानी चाहिए। तो मैं इस वाले पार्ट में जितना भी इंट्रोडक्शन हुआ उसमें ये वाले क्वेश्चन में आपको करा रहा है, एंड इन कोशिश के बेसिस और जितना भी मैंने अब तक पढ़ा है उसके बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज एंड सारे के सारे एग्जाम्पल जितने भी हो जाएंगे। ठीक है, इनको मैं अभी करा देता हूँ। अगर कोई बच्चा, ठीक है, ये पार्ट देखने के बाद जितने भी मतलब क्वेश्चन आपको होते हैं अगर वो आप बना लेते हैं तो आप एक राइट डायरेक्शन में, आपका मैथमेटिक्स का लेवल अच्छा है। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस बार हम सीयूटी में 100% आज स्कोर करेंगे एंड बोर्ड में भी 100% आपके कंफर्म आना तय है। ठीक है, और जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में फंस रहे हैं, जहां पे भी फंस रहे हैं उनको कुछ नहीं करना, फोटो खींच के भेजना है, ताकि वो धीरे धीरे आप भी क्या कर सके, इन्हीं कैटेगरी में आ सके कि बच्चे खुद ही ट्राई मार के कर सके। कोशिश करिएगा कि यूट्यूब से आंसर देखने की जरूरत नहीं है, खुद ट्राई मारिएगा, नहीं होगा उसके बाद पार्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे डायरेक्ट जंप मत मारिएगा, खुद ट्राई मारिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, क्या सबसे पहले बात करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 होता क्या है सबसे पहले? तो एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं आपको देखूं बुक के हिसाब से, तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कहता है क्या, एक मिनट में ओपन कर लूं बुक। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज 8। तो कितने हैं टोटल? 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड, ठीक है, देन what are the possible matrix, possible order it can have। तो एक मैट्रिक्स है जिसके पास कुल मिला के कितने हैं? 8 एलिमेंट है। यानी अगर मैं बात करूं, एक मैट्रिक्स है जिसके पास क्या है? 8 एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो एक मैट्रिक्स 8 कैसे हो सकता है? मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसके पास रो 1 है और कॉलम उसके पास 8 है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। तो उसके पास रो 1 कॉलम 1 एक एलिमेंट, रो 2 कॉलम 2 दूसरा एलिमेंट, रो 3 कॉलम 3 तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। क्या नाम है? कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 8 का होगा, तो उसके पास भी क्या होंगे? 8 एलिमेंट होंगे। उसी तरीके से एक दूसरा मैट्रिक्स में ले लूं, ठीक है, जिसमें R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। बस आप ध्यान से सुनते जाइए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको ऐसे करके नहीं दिखाना, ठीक है, बस मैं आपको दिमाग में डाल रहा हूँ कि बेटा चल क्या रहा है। तो ये एक एलिमेंट होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब एलिमेंट यानी पोजीशन, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये। तो गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें भी 8 एलिमेंट हो गए और इसका ऑर्डर क्या है? 8 क्रॉस 1। ठीक है, तो एलिमेंट मैंने निकालना आपको सिखाया है, कैसे निकालते हैं कि भाई रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, 8 एलिमेंट हो गए। तो क्या भैया डायरेक्ट तरीका है? ऐसे तो अभी और भी फॉर्म हो सकते हैं, तो क्या डायरेक्ट तरीका है निकालने का? तो ध्यान से देखना है मेरे को कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमने आज तक सीखा, क्या सीखा कि भाई टोटल
नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होता है इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो इनटू कॉलम। अगर रो और कॉलम को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। यानी अगर मेरे को 8 एलिमेंट चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ 8 एलिमेंट चाहिए तो रो और कॉलम, मान लीजिए रो मेरे पास ए है एंड कॉलम, मान लीजिए रो मेरे पास एम है और कॉलम मेरे पास एन है, तो एम और एन को मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। तो कुछ ऐसा एम चाहिए, कुछ ऐसा एन चाहिए। बात तो यही है ना। तो किस किस केस में ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी, तो देखो ध्यान से, मैं सारे केस निकालता हूँ। सबसे पहली बात, मान लीजिए मेरे को 8 आंसर चाहिए, तो उस केस में 8 आंसर चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि 1 इंटू 8 हो, एक रो 8 कॉलम। ऐसा भी हो सकता है कि 8 चाहिए तो 8 रो 1 कॉलम हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर 8 चाहिए तो 2 इंटू 4 हो, यानी 2 रो 4 कॉलम। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे को 8 एलिमेंट चाहिए तो 4 इंटू 2 हो। तो आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो 4 इंटू 2, क्या इसके अलावा और कुछ पॉसिबल? मेरे ख्याल से इसके अलावा, जैसे कि मान लीजिए आप कोई दूसरा एलिमेंट ले लेंगे, 3 ले लेंगे तो 3 के साथ कोई पेयर नहीं बनता। 4 ले लेंगे, 4 के साथ कोई पेयर नहीं बनता, ठीक है। 4 के साथ तो हमने बना लिया, ठीक है। 5 के साथ कोई पेयर नहीं बनता। तो कुल मिला के ये 4 केस हैं। तो 4 केस हैं, उसके अंदर 8 एलिमेंट बनेंगे। इन दोनों का एग्जाम्पल अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखो ध्यान से, रो 1 रो 2, तो और C1 C2 C3 C4, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 एलिमेंट की जगह है, ठीक है। इसका एग्जांपल लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, रो 1 रो 2 रो 3। तो माफ करिएगा बच्चा लोग, देखिए उसमें क्या था कि हमारा साउंड चले गया था। तो बेसिकली मैं उस एग्जांपल नंबर 2 में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसमें बोला है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है, ठीक है। 24 एलिमेंट है एंड यू नीड टू फाइंड द टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो हाउ टू फाइंड? तो कुछ नहीं करना, इसका बेसिक तरीका यही है, ठीक है, कि आपको क्या लिखना है, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 इंटू 24 24 आ रहा है, ठीक है। देन आपका 2 इंटू 12 अभी भी 24 आ रहा है। देन इसको एक बढ़ाते जाइए, 3 इंटू आपका हो जाएगा, 3 से डिवाइड मारेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 3 8 जो 24। आगे जाइए तो 4 इंटू आपका 6 आ रहा है एंड 6 के बाद आगे क्या होगा, वापस 6 इंटू 4 आएगा। तो जैसे आपका ये वाला ऑर्डर क्या आ जाए, इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या करना होता है, इसको उल्टा ले जाना होता है, यानी 6 इंटू 4 से फिर हमका 8 इंटू 3, फिर हमका 12 इंटू 2 और फिर 24 इंटू 1। तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके के पॉसिबल मैट्रिक्स है जो कि क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, जिसका आंसर 24 एलिमेंट है। क्यों? देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन ये बोल देता है मेरे को मैट्रिक्स में कि आपके पास देखिए 24 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स है, तो मुझसे ये पूछा जाता है कि वो मैट्रिक्स क्या हो सकता था, ठीक है। तो इन फ्यूचर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना कि क्या मैट्रिक्स हो सकता था, मैं वो हर पॉसिबल ऑर्डर लिख देता हूँ जिस केस में 24 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई एक होगा, तो मैं सारे के सारे वो ऑल आंसर लिख देता हूँ। इसलिए क्वेश्चन ने भी बोला कि फाइंड द टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो मैंने सारे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स निकाल दिए जिसके अंदर 24 एलिमेंट होने वाले। इसको लिखने का तरीका एक और है, ठीक है, कि 1 इंटू 24 लिखा है तो 24 इंटू 1 साथ लिख दो। फिर 2 इंटू 12 लिखा है तो उसके बाद आपको 12 इंटू 2 लिख दो। 3 इंटू 8 लिखा है तो 8 इंटू 3 लिख दो। 4 इंटू 6 लिखा है तो 6 इंटू 4 लिख दो। जो भी लिखेंगे दोनों से नंबर सेम ही मिलेगा, ठीक है। और ये एक लाइन का आंसर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना होता है इस आंसर में, बस यही आपको लिखना होता है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स बना के भी नहीं दिखाना होता, ठीक है। ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। इसके बेसिस पे आपके बहुत सारे और क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है, तो आई होप वो तो बन जाएंगे, बेसिक को क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ चलते हम एग्जाम्पल नंबर आपके 3 पे, ठीक है, जो कि और इम्पोर्टेंट है।
और आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, एक मैट्रिक्स, अगर आप बुक लेके बैठे हैं तो कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है वो कितना है, वो उसका ऑर्डर जो है आपका 3x2 का एक ऑर्डर है। ठीक है, हुज एलिमेंट आर गिवन। ठीक है, तो उसका उस और एलिमेंट की इक्वेशन दी है कि ए आई जे इज इक्वल टू दी 1/2 मॉडुलस ऑफ आई माइनस का 3j1। ये क्वेश्चन है। तो पूछा है कि फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बेसिक चीजें समझा दूं कि बेटा अगर आपको ऑर्डर देख के ये पता चल जाए कि मैट्रिक्स कैसा है तो बड़ी ही बात है। ठीक है, आपको आदत हो जानी चाहिए कि ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है, और इसमें रो 3 है, कॉलम ज्यादा है। ठीक है, कॉलम कम है, तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स बन रहा होगा। सही बात है, ये आपका रो 1 होगा, ये आपका रो 2 होगा, ये आपका रो 3 होगा। इसी तरीके से ये कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 होगा। आई रही बात समझ में? तो इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा, 3x2। ध्यान से देखिए, मैच कर गया। ठीक है, नाउ एलिमेंट की बात करते हैं। तो एलिमेंट क्या होगा इसका, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 1 एंड रो 3 कॉलम 2। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट हो जाएंगे। और हर एक इंडिविजुअल का नाम ये है। ठीक है, और आपको ये तो मालूम होगा कि बेटा ये जो आई है ये भी रो होता है और ये जे है ये कॉलम होता है। ठीक है, आई होप आपको अब तक ये सारी चीजें की आदत पड़ गई होगी। तो आई भी रो है और जे भी क्या है, कि जे क्या है, कॉलम है। तो इसका मतलब आगे वाला रो है, पीछे वाला कॉलम है, आगे वाला रो है, पीछे वाला कॉलम, आगे वाला रो, पीछे वाला कॉलम। नाउ बट मेरे को करना क्या है, मेरे को इस इक्वेशन की मदद से इन सब की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ तो मैंने बस एलिमेंट रख दिए, लेकिन इन एलिमेंट की एक्चुअल में वैल्यूज क्या है। ठीक है, उसके लिए एक इक्वेशन दी है एंड मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स फॉर्म करूंगा। ठीक है, जिसका ऑर्डर 3x3 है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहली बात मेरे को क्या सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ A11। A11 का मतलब है बेटा, इस केस में A11 का मतलब है कि I की वैल्यू कि I की वैल्यू 1 है एंड J की वैल्यू 1 है। अगर I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है तो इस इक्वेशन में रखूं तो I की जगह पे 1 रखता हूँ, J की जगह पे मैं भी 1 रखता हूँ। और मेरे को सॉल्व करने पे ये पता चलता है कि 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू दी हाफ माइनस का 2 एंड द व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बेसिकली मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये होती है कि मॉड क्या करता है, अपने अंदर की वैल्यू को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, एट द एंड जब वो मॉड हटता है तो वो पॉजिटिव ही बाहर निकलता है। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था मॉडुलस से, आपको नहीं दिख लीजिए बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 जो कट गया तो मेरे को ये समझ में आया कि A11 की वैल्यू तो 1 आ रही है। इसका मतलब भैया ये तो मेरे को पता चल गया कि ये होगा 1। इसी तरीके से मैं A12 निकालूंगा और इस बार मैं थोड़ा प्रोसेस जल्दी करूंगा। तो मैंने बोला कि हाफ I की जगह पे 1, J की जगह पे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू दी हाफ। I तो I रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आया और मेरे को ये पता चला कि मेरा आंसर में क्या आ रहा है, माइनस का 5। मॉड जैसे ही हटेगा तो बाहर एक मल्टीप्लाई साइन आएगा। ठीक है, वो भी प्लस का, मॉड अपने अंदर नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा और बीच में मल्टीप्लाई हो ही रहा है। तो आंसर कितना आया, 5/2। तो इतना मेरे को पता चला कि भैया A12 का आंसर क्या होगा, 5/2। तो इसका आंसर क्या होगा, 5/2। इसी तरीके से अगर मैं A21 का आंसर निकालना चाहूं तो इसमें भी ये पता चला कि भैया इस बार I की वैल्यू 2 है एंड J की वैल्यू 1 है। इसका मतलब I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1 इस इक्वेशन में रख के देख रहा हूँ मैं, ये सारी चीज इस इक्वेशन से हो रही है। तो 1 रख के देखा तो आंसर मेरे को ये पता चला कि भैया हाफ मॉड का 2 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू दी हाफ माइनस का 1 मॉडुलस में, और मॉडुलस जैसे ही हटेगा अपने माइनस को पॉजिटिव बनाएगा और आंसर में मेरा हाफ आएगा। तो जैसे ही मेरा हाफ आंसर आया, इतना मेरे को समझ में आ गया कि A21 की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ आ रही है। बस समझ में आई होप आपको। इसी तरीके से अगर मैं इसको और मिटा दूं, ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसको फिर मैं मिटा देता हूँ एंड रेस्ट 3 और एलिमेंट की आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं रेस्ट 3 और का आंसर निकालता हूँ जिसका नाम है A22, जिसमें I2 है, J2 है, तो हाफ मॉड I की जगह पे 2 एंड J की जगह पे भी 2, तो आंसर मेरे को ये मिलता है कि हाफ 2 माइनस का 6 विच इज इक्वल टू दी हाफ माइनस का 4। मॉड हटाते ही मॉड अपने आप नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना लेगा और आंसर में मेरे को 2 मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू की क्या मिली, यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिली 2। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से मैं बाकी 3 एलिमेंट की और आंसर निकाल लेता हूँ। A31 विच इज इक्वल टू दी हाफ, रो की जगह पे 3 और कॉलम की जगह पे आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, हाफ 3 माइनस का 3 हाफ मॉड में 0, मॉड हटाते 0 तो 0 रहेगा, आंसर में मेरा 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आते ये एलिमेंट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जैसे ये 0 हो गया, अब मैं A32 का आंसर निकालता हूँ और मेरे को पता चला कि I की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस J की वैल्यू 2 है, हाफ 3 माइनस का 6 विच इज इक्वल टू दी हाफ माइनस का 3 एंड देन हाफ मॉड हटाते वो प्लस का हो जाएगा और आंसर में 3/2 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये पता चला कि A32 की वैल्यू क्या है, 3/2। तो दिस इज द आंसर। अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन बोला जाए फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए बोला जाएगा तो मैं इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म करके दिखाऊंगा। स्टेप यही रहेगा। स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले मैं एक डमी मैट्रिक्स लिखूंगा, जैसे कि मैं मार्कर से तो मिटा सकता था, आप पेन से लिखोगे तो नहीं मिटा सकते। मैं एक डमी मैट्रिक्स बनाता हूँ, A11, A12, A21, A22, A31, A32, और हर एक की मैं एक इक्वेशन सॉल्व करके, पेपर में भी ऐसे ही करना है, सबका मैं सॉल्व करके सबकी वैल्यू निकाल के लिख देता हूँ एंड देन फाइनल में सारी की सारी वैल्यू को उस डमी मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे को कुल मिला के 3 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, 3 नंबर का और 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये बोर्ड में आपको इस तरीके का आपको मिलेगा। ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं मिलता आपको। इसी 3x3 का बहुत मुश्किल होता है मिलना, आपको 3x2 यानी 6 एलिमेंट का ही मिलेगा, 9 एलिमेंट का कभी मैं आपको सॉल्व करने के लिए नहीं मिलता। तो आई होप आपको एग्जांपल नंबर 3 भी इजीली से समझ में आ गया है। तो इसी के बेसिस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो सारे आपको क्वेश्चन खुद ट्राई मारने हैं और जहां पे भी आपको लगता है कि आंसर नहीं आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसका फोटो खींच के आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ आप हम चलते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 बोथ आर सेम ही है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 5 में एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 10th में या 9th में सीखा था। मैं सोच रहा हूँ कि वो भी क्या करूँ, आपको इसी में समझा दूँ। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, आपको ये बोला गया है कि एक 2 मैट्रिक्स है, इक्वेशन में आपको ये बोला गया है कि 2A + B 5C माइनस का D A माइनस का 2B एंड 4C प्लस का 3D इज इक्वल टू दी 4 माइनस 3 11 24। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं कि ये 2 मैट्रिक्स को क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर है। देन पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा एंड डी क्या होगा। इन सब की वैल्यू पूछ रहा है। ये मैंने इसलिए लिया ताकि मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा सकूं जो छोटी क्लास का है। सबसे पहली बात मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने बोला ए बी, तो 2A + B इज इक्वल टू दी 4 आया। अब 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में हमने ये सीखा कि 2 वेरिएबल की अगर कोई इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए तो उसके लिए सेकंड इक्वेशन भी मेरे को चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन में सी और डी वाली ना लेके ए बी ही लूंगा ताकि मैं इजीली सॉल्व कर पाऊँ। तो a माइनस का 2b विच इज इक्वल टू दी माइनस का 3। तो दिस इज मेरी इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ अगर आपको क्लास 10 थोड़ा सा याद होगा तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करके पर्टिकुलर वेरिएबल्स की, ठीक है, पर्टिकुलर ए वेरिएबल और बी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत बड़ा मेथड होता है, ठीक है, वो लेंथी भी होता है।
एलिमिनेशन में हमको क्या करना होता है, हमको कोई ना कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है और उसके लिए कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले हम दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं एंड उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों वेरिएबल आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं एंड रेस्ट जो मतलब वेरिएबल बचता है उसको हम वो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, देखिए कि हम क्या करते हैं कि a को 2a बनाने के लिए मैं करता हूं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड इक्वेशन 1 बाय 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 1 को क्या नाम है आपका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे को क्या इक्वेशन मिलती है, मेरे को ये इक्वेशन मिलती है कि 1 इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई तो 2a प्लस b, कोई चेंज नहीं आएगा, इसका नाम दे दो 3। ठीक है। सिमिलरली जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये पता चलेगा कि ये 2a हो जाएगा, ये माइनस का 4b हो जाएगा एंड ये मेरा माइनस का 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बेसिकली हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय 4। 3 को हम 4 से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने लगा। जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सबके नीचे क्या करते हैं, साइन लगाते हैं माइनस का। अब ध्यान से देखिए इस माइनस का साइन कैसे लगाया जाए। ठीक है, माइनस का साइन कैसे लगाया जाए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ कि सब्ट्रैक्ट a माइनस b, तो b के आगे माइनस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 के आगे क्या है, माइनस है। 4 के आगे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो अगर 4 के आगे माइनस है तो इस पूरी इक्वेशन के आगे मेरे को माइनस लगाना है, तो कैसे लगाऊं? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। सबसे पहले इसके आगे साइन क्या है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो जिसके आगे जो साइन है हम उसका अपोजिट साइन लगाएंगे, यही तरीका होता है। तो प्लस का माइनस, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, अपोजिट साइन। अब ये दो सेम हो गए और अब ये मेरे को ये वाला साइन देखना है। ठीक है, पुराना वाला नहीं, नया साइन देखना है कि 2a माइनस का 2a ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आते हैं इधर, प्लस का b। ठीक है, एंड नीचे देखना है, पुराने वाले साइन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नए वाले साइन पे जाना है एंड 4b, तो इतना पता चला कि 4b प्लस b इज इक्वल टू 5b। नए वाले साइन से ये पता चला कि 6 प्लस का हो गया एंड 4b प्लस का, तो आंसर आया 10। तो b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 10/5 विच इज इक्वल टू 2। तो मेरे को b2 मिल गया। जैसे ही मेरे को b2 मिल जाता है, ठीक है, मैं इसी 2 को या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जिसमें भी रखना चाहो रख के आंसर निकालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या करता हूँ, 1 में पुट कर देता हूँ। सो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। ये सारी इतनी स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इन 1। जैसे ही 1 में मैं पुट करता हूँ तो मेरे को ये पता चलता है कि भैया 2a और b की जगह पे 2 रखना है, तो 2 इज इक्वल टू 4, यानी 2a इज इक्वल टू 4 माइनस का 2, 2 उधर जाएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आया, 2a इज इक्वल टू 2। फाइनली में मेरे को ये पता चला कि a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो a का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरा क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालना एंड b की वैल्यू निकालना। जैसे आप a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिमिलरली आपको क्या करना है, c और d की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को ये पता चल गया कि भैया जो b है, a है, a बराबर मेरे को कितना आया, a बराबर मेरा वैल्यू आया 1 एंड b बराबर मेरा वैल्यू आया कितना, 2। नाउ मेरे को क्या करना है, c और d का फाइंड करना है सेम तरीके से। तो अब मैं इतनी सारी चीजें ना लिख के सब चीजें मैं जल्दी जल्दी करूंगा और आपको करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात मैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले c को सेम बना देता हूँ। तो इसके लिए मैं इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे को एक नई इक्वेशन मिलती है, 5 4 20c माइनस का 4d इज इक्वल टू 44 एंड नीचे एक और मिलती है 20c प्लस का 15d इज इक्वल टू 5 4 20 0 2 5 2 10 11 12 120। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखिए प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा, फिर मेरे पास d
ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। सो जैसे 4 माइनस का 4d एंड माइनस का 15d प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 19d होगा। उसी तरीके से 20 माइनस का एंड 44 प्लस का, प्लस माइनस आपस में माइनस होता है तो माइनस करने में मेरे को 76 आंसर मिलता है, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कट जाता है तो d की वैल्यू आती है 76 डिवाइडेड बाय 90। जैसे डिवाइड करता हूँ तो d बराबर मेरे को 4 मिलता है, यानी d की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। जैसे D4 मिलता है तो D4 को मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, तो मेरे को 5C माइनस D की जगह पे 4 रखता हूँ एंड 11, तो 5C माइनस का 4 इज इक्वल टू द 11। सो 5C इज इक्वल टू द 11 प्लस का 4, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5C इज इक्वल टू द 15 एंड C इज इक्वल टू द आपका 3 आ जाएगा। कैसे? 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू द 3। सो मेरे को क्या मिला, मेरे को यहाँ पे C की वैल्यू 3 मिल गई एंड D की वैल्यू मेरे को यहाँ पे 4 मिल गई। तो ओवरऑल यही तरीके, ये इसी तरीके से मेरे को क्या करना था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द A B C D। इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 5 समझाया, ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, एलिमिनेशन मेथड लगा सके। और जिनमें एलिमिनेशन नहीं लगता, डायरेक्ट कंपेयर करने पे वैल्यूज निकल जाती है, ठीक है, तो वो आसान है, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन वाला आप बेसिकली समझ जाइए, ठीक है। नाउ अब कमिंग टू दी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी आपको दिक्कत होगा क्योंकि मैंने देखा है बच्चों उसमें भी फंसते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर ऑफ 10 में आप जाके देखेंगे, ठीक है, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे जाके, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये कहता है कि एक आपके पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3x3 का आपके पास मैट्रिक्स है, रफ बना दिया मैंने, ठीक है। एंड उसके पास आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं एंट्रीज है, ठीक है। एंट्री है आपके पास 0 एंड 1, 0 एंड 1 दो एंट्री है। तो ये पूछा गया है कि फाइंड द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, फाइंड ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको समझाने से पहले मैं इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, फिर डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे फाइंड करा जाए। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1x3 का, तो उसके पास एलिमेंट पोजीशन कितने हो गए, 1 2 3 पोजीशन, ठीक है। इस 3 पोजीशन को भरने के लिए मैंने बोला कि आपके पास 2 एलिमेंट है, आप या तो 5 रखें या 6 रखें। तो किस तरीके का क्वेश्चन आपका बन सकता है, पहला केस होगा कि भाई ये 5 ये 6 ये 6, एक ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है। दूसरा केस होगा भाई ये 5 ये 5 ये 6, एक ऐसा हो सकता है। तीसरा केस होगा आपका 5 5 5, एक ये केस हो सकता है, ठीक है। चौथा केस आपके पास, इंक कम हो गई आई थिंक, चौथा केस आपके पास क्या बन सकता है, चौथा केस आपके पास ये बन सकता है कि ऐसी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड उसमें क्या हो जाए, आगे 6 पीछे 5 फिर 5, ऐसा हो सकता है। फिर या फिर 6 आपके पास, फिर 6 5 हो सकता है। फिर आपके पास ऐसा भी केस हो सकता है 6 6 6। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आपके पास कुछ ऐसे केसेस आपके बन सकते हैं, ठीक है। कितने केसेस और पॉसिबल बन सकते हैं, और कौन कौन से केसेस बन सकते हैं अगर मैं आपको बनाना चाहूँ, ठीक है। तो एक केसेस मेरा ऐसा बन सकता है कि 5 6 5, एक ये भी बन सकता है, देख लीजिए, दिख रहा है आपको। और एक ऐसा भी केस बन सकता है 6 5 6 6 5 6। तो कुल मिला के कितने केसेस बन रहे हैं, 3 इधर और 2 इधर, यानी कुल मिला के 8 केस बचे, ठीक है। 8 केस बने। तो ये भैया ऐसे करके मान लीजिए ये ऐसा मैट्रिक्स ना होता 2x3 का, तो एंट्रीज तो बढ़ जाती, और ऐसे करके भैया आप हर एक एंट्री को रख रख के चेक करते, और मान लीजिए 3x3 का होता तो एंट्री और बढ़ जाती, तो रख रख के चेक करते, तो कब तक आप आंसर निकालते, कैसे निकालते। तो क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका है, हाँ इसका शॉर्ट तरीका है, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका सीखिए, हाउ टू फाइंड द शॉर्ट तरीका, ठीक है, कि कैसे निकाला जाए ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स अगर एंट्रीज गिवन है। तो सबसे पहली बात, हमने एग्जांपल लिया था एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या था 1x3 का, तो उसके अंदर टोटल पॉसिबल केस हमने 8 बनाए थे। तो ये 8 निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, सबसे पहली चीज देखिए,
आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो एंट्रीज है वो कितनी है, जो एंट्रीज है वो कितनी है। तो उस समय 5 एंड 6 यानी 2 एंट्री थी बेसिकली भैया, एक 5 था एक 6 था, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पोजीशन कितनी थी, 1 2 3, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 1 2 3, यानी 3 पोजीशन पे 2 एंट्रीज थी। तो इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है कि भैया एंट्रीज नीचे, ठीक है, एंट्रीज नीचे एंड आपकी पोजीशन ऊपर, एंट्रीज की पावर पोजीशन, एंट्रीज की पावर पोजीशन, एंट्रीज की पावर पोजीशन, एंट्रीज की पावर पोजीशन, जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, एंट्रीज ढूंढिए। यहाँ पे 2 एंट्रीज है तो 2 एंट्री, पोजीशन कितनी है, 3 4 5, पोजीशन कह लो या एलिमेंट कह लो। कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 3 एलिमेंट है तो 3, तो 2 की पावर 3 8। देखिए हमने मैनुअली 8 निकाला तो यहाँ से डायरेक्ट 8 निकल गया, यानी ये समझ में आया, ठीक है, कि भैया अगर ये चीज आप लिख के चलिए, ठीक है, कि एंट्रीज की पावर पोजीशन, ठीक है। अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दूं तो मैं बोलूंगा कि भैया इस केस के अगर इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो हम कहेंगे कि P की पावर m क्रॉस n, P की पावर कितनी होनी चाहिए, m क्रॉस n होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि m क्रॉस n मेरे को क्या देता है, m क्रॉस n ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे देता है। ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पे ही तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर इसी को पोजीशन कह दो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ पोजीशन मिल जाती है। और पी क्या है, पी हम कह लेते हैं कि टोटल एंट्री, टोटल जो कि क्वेश्चन में हमारी गिवन होगी, ठीक है। तो इस केस में बोला गया है, देखो ध्यान से, 2 एंट्री है और पोजीशन कितनी है ये, तो मैं कहूंगा कि इसका आंसर होगा 2 की पावर 3 क्रॉस 3, यानी 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब क्या है, देखिए 2 4, देखिए 2 4 8 16 32 64 128 256 512 एंड यानी 9 बार में कितना आया, आंसर आया 512। तो 2 की पावर 9 आपका 512 है, 512 है। आ रही है बात समझ में। तो जरूरी नहीं है, मान लीजिए एंट्री मेरी 3 हो जाएगी, ठीक है, एंट्री मेरी 3 भी हो सकती है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो 3 की पावर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। एंट्री अगर 4 हो गई तो 3 की पावर 4 क्रॉस 4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी 3 क्रॉस, यहाँ पे 4 की पावर आपका 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए ऑर्डर मेरा 2 क्रॉस 3 का है और मेरे पास एलिमेंट है टोटल 4, एंट्री है 4, तो 4 की पावर 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अरे आपको बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10, और ये पक्का एमसीक्यू में आना है और 512 वाला ही एग्जाम्पल आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए, कोई दूसरा नहीं आता, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कैसे निकाला जाए। तो आपको ये याद रखना है, पी की पावर m क्रॉस n, पी क्या है, टोटल एंट्री और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर सिंपल सी बात है मैं ये बोलूँ, ठीक है, कि इन टर्म्स ऑफ एंट्री की पावर ऑर्डर, अगर एंट्री की पावर ऑर्डर रख देते हैं तो जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स फॉर्म होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 खत्म करता हूँ, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 3.1 की सारी बेसिक चीजें, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने की आपको कोशिश करिए, और सब चीज बहुत धीरे धीरे लेके चलाओ, ताकि एक बेसिक बच्चा जिसको मैथमेटिक्स से डर लगता है, उसने किसी ना किसी रीजन से क्लास 12 में मैथमेटिक्स ले ली है, ठीक है, और क्लास 11 जस्ट पास कर लिया जैसे तैसे और क्लास 12 में आया, ठीक है, तो उसको भी मैथमेटिक्स समझ में आए। और हम सीयूटी की भी तैयारी करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, मतलब कर ही रहे हैं साथ में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अभी सीख के चले, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं अभी आप इन क्वेश्चन, इन सारे जो कॉन्सेप्ट हैं एनसीईआरटी के, उनसे फेमिलियर हो जाइए। फिर मैं वो जो सीयूटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे एनडीए हो चाहे सीयूटी हो या इसके लेवल के जितने भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, उन सब में आपके पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सारे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको बस स्लोली स्लोली क्या करना है, ये पढ़ते जाना है। बाकी मैं बहुत कम ही वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हफ्ते में 2 क्लास या आपको 3 क्लास ही देखने को मिलेगी 1-1 घंटे की, तो उसको देखिएगा। बाकी रेस्ट टाइम आप प्रैक्टिस को दीजिए, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ आप बिना देखे, ये सब देखने के बाद बिना देखे पूरी एक्सरसाइज खुद मारिए प्रैक्टिस। डाउट होगा तो डाउट के लिए आप मेरे को पर्सनली भेज दीजिएगा, यूट्यूब पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहले खुद ट्राई मार के देखिएगा।
जैसे ये सारा हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना सिलेबस बोर्ड का खत्म करते जाएंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मैं दिलाते जा रहा हूँ, सारी जितनी भी पुरानी चीज़ें, अगर किसी को पुरानी चीज़ें याद भी नहीं है तो भी मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि सब समझा दूँ। ठीक है, तो अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स हो, कोई भी क्लासेस में डालूँ, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके कि हाँ वीडियोस अपलोड हो गई है, देन आपको जाकर देखना है। रेस्ट, ठीक है, कोई सजेशन देना हो कि भैया अपने टीचिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा सुधार करिए, ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है, या कुछ भी आपको लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, मैं उसमें और बेटर इम्प्रूवमेंट करूँगा। ये नोट्स जो भी है, हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने आपके लिए बना रखी है, पूरे चैप्टर की ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है, दो दो चैप्टर है कुल मिला के, ठीक है, ये आपकी 2 पेज में, ठीक है, मैंने 2 डबल साइडेड में, ठीक है, ये आपका सारा का सारा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, कुल मिला के आपका 3.5 पेज में आपके नोट्स आई। और ऑफलाइन में मेरा मैट्रिक्स खत्म हो गया, धीरे धीरे हम ऑनलाइन में भी चीज़ें चलते जाएंगे और स्पीड पकड़ते जाएंगे। अभी पहला लेक्चर था तो स्लो कर रहा था, लेकिन अभी स्पीड पकड़ रहा है, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, छुट्टियों को एंजॉय भी करिए और साथ के साथ पढ़ते भी रहिए, बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिएगा। बोर्ड के साथ साथ सीयूटी के एग्जाम पे भी फोकस अभी से रख के चलिएगा, क्योंकि एट द एंड आपको कॉलेज जाना है, ठीक है, और रेगुलर से करेंगे बेटर रहेगा। नॉर्थ कैंपस ट्राई करिए, जामिया मिलिया, BHU, इन सब का टारगेट अभी से दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।